नमो नमः मित्राणि अस्मिन् दिग्विजय यूट्यूब चैनले सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोम्यहम्। आपके इस दिग्विजय भव चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अद्य वयं द्वितीय पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। आज हम लोग दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठेगा, पेन को हाथ में ले लीजिएगा। जहाँ पर भी आपको शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता है तो आप उसे पुस्तक पर लिख भी सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगी हर शब्द को तोड़ तोड़ कर पढ़ाने की, ताकि आप प्रत्येक शब्द का अर्थ समझें और अर्थ समझने के साथ ही आपको भावार्थ भी क्लियर हो। द्वितीय पाठस्य नाम किम? दूसरे पाठ का नाम क्या है? लोभाविष्टः चक्रधराः। ये कहानी ली गई है आपके पंचतंत्र से। पंचतंत्र नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंतर्गत ये लोभी चक्रधर की कहानी है। पंचतंत्रे वर्णितास्ति लोभाविष्टः चक्रधरस्य एता कथा। लोभी चक्रधर की ये कहानी पंचतंत्र में वर्णित है। पंचतंत्र में जब ये कहानी वर्णित है तो निश्चित तौर पे इस कहानी के कोई ना कोई लेखक होंगे, कोई ना कोई रचनाकार होंगे। प्रश्न ये भी बनता है आपसे कि पंचतंत्रस्य रचनाकारः कः? कः माने कौन? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? अथवा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, पंचतंत्रस्य रचनाकारस्य नाम किम? रचना कारस्य नाम किम? अथवा तीसरा प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंचतंत्रस्य लेखकः कः? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो मित्रों, जब आपसे ये प्रश्न किया जाए कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, अथवा लेखक कौन है, अथवा कथाकार कौन है, तो आपका आंसर होगा पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित है पंचतंत्र। अथवा एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लोभाविष्टः चक्रधरस्य। यहाँ पर विसर्ग की जगह हम करेंगे लोभाविष्टः चक्रधरस्य कथा कुतः? कुतः माने कहाँ से? कुतः गृहीतास्ति, कहाँ से ग्रहित की गई है? तो आपका उत्तर होगा लोभाविष्टः चक्रधरस्य कथा पंचतंत्रतः गृहीतास्ति। अर्थात पंचतंत्र से, ताह, ये जो ता और विसर्ग है इसका अर्थ हो गया से। पंचतंत्रतः गृहीतास्ति, पंचतंत्र से ग्रहित की गई है। लोभाविष्टः चक्रधराः। लोभाविष्ट का क्या अर्थ है? लोभाविष्ट का अर्थ है लोभी अथवा लालची। फ्रेंड्स, राइटिंग पर नहीं जाइएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा तिरछा है और बड़ा लिखा गया है। क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड पर लिखा जा रहा है तो राइटिंग तिरछा भी हो सकता है, और बड़ा इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको क्लियर समझ में आए। छात्रों, ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। मज़ेदार यानी कि इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको पढ़कर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, और इस कहानी को आप छोटे छोटे बच्चों को भी सुना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो बचपन में ये सारी कहानियाँ हमने अपनी दादी, नानी या मौसी से सुन रखी होंगी। पहले के समय में क्या होता था, सभी लोग छत पर, गर्मियों के समय में, ये गर्मियों का समय चल रहा है, गर्मियों के समय में सब लोग अपनी अपनी छतों पर सोने जाया करते थे या आंगन में सोया करते थे। आंगन में खाट डाल के, चारपाई डाल के सोया करते थे, या घर के बाहर रात के समय में जो बुजुर्ग होते थे परिवार के, वो बुजुर्ग लोग अपनी अपनी चारपाई बाहर डाल लिया करते थे और छोटे छोटे बच्चों को अपने पास में बिठा करके शाम के समय या रात के समय में कहानियाँ सुनाया करते थे। और जो बच्चे घर के अंदर होते थे वो दादी और नानी से कहानियाँ सुना करते थे। कभी कभी घर आई मौसी भी कहानियाँ सुना दिया करती थी। अग्रे पश्यतु, पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथः। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अतीव अर्थात अत्यंत ही लोकप्रिय ग्रंथ माने लोकप्रिय ग्रंथ है।
अस्य रूपान्तराणि प्राचीने काले एव नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन्। अस्य माने इसके, रूपान्तराणि माने रूपांतरण। किसके रूपांतरण? इस पंचतंत्र के रूपांतरण यानी कि अनुवाद। यहाँ रूपांतरण का अभिप्राय किससे है? अनुवाद से। अस्य पंचतंत्र से, इस पंचतंत्र के रूपांतराणि माने रूपांतरण या अनुवाद, प्राचीने काले एव, प्राचीन काल में ही, नाना वैदेशिक भाषासु, नाना माने अनेक, वैदेशिक माने विदेशी, भाषासु माने भाषाओं में, कृतानि आसन माने किए गए। इसके रूपांतरण या अनुवाद प्राचीन काल में ही अनेक वैदेशी भाषाओं में किए गए। अतएव अस्य संस्कृत भाषायाम् अपि विविधानि संस्करणानि जातानि। अतएव इसीलिए अस्य माने इस पंचतंत्र के संस्कृत भाषायाम् अपि, संस्कृत भाषा में भी, विविधानि संस्करणानि जातानि। विविधानि माने बहुत प्रकार के, संस्करणानि माने संस्करण, संस्कृत भाषायाम् अपि, भाषायाम में सप्तमी का रूप है, तो संस्कृत भाषा में भी अनेक संस्करण हुए हैं। इसलिए इस पंचतंत्र के संस्कृत भाषा में भी अनेक संस्करण हुए हैं। पंचभिः भागैः विभक्तम इदम। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा शब्द लिखा हुआ है, ये आपको मिलेगा, पंचभिः भागैः विभक्तम इदम। इसमें 4 शब्द जुड़े हुए हैं एक साथ, और यहाँ पर रुत्त विसर्ग है। तो आइए देखते हैं कि हमने शब्दों को तोड़कर कैसे पढ़ा। पंचभिः भागैः। अब पहले हम इसी शब्द को लेंगे, तो आप देखिएगा जो पंचभिः लिखा है, तो हम लिखेंगे पहले पंचभिः। अब इस भी के पीछे हमें लाना है विसर्ग, तो विसर्ग हम भा के ऊपर जो रा लगी है उसको उठाएंगे, क्योंकि रा जिस पे पढ़ा जाता है उसके बाद वाले शब्द पर लगता है। तो ये हो गया आपका पंचभिः शब्द। अब आपका बचा है भागई, तो ये हो गया आपका भागई, और इसका विसर्ग आप लाएंगे वी के ऊपर जो लिखा हुआ है, तो वहां से राग को उठाकर हम विसर्ग कर देंगे पंचभिः भागई। तीसरा शब्द है आपका विभक्तम। माँ को हलंत है, ठीक है, माँ को हलंत है। और माँ को हलंत, जब कोई किसी भी व्यंजन से जब कोई स्वर निकल जाता है तो उस शब्द को हलंत कर दिया जाता है। हल अंत, अर्थात हल हो अंत में जिसके, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? हल। और हल क्या होता है? हल स्वर सहित भी होता है और स्वर रहित भी होता है। तो यहाँ जो माँ है हमारा, ये क्या है? ये माँ हमारा अभी स्वर रहित है, इसमें से स्वर निकाल लिया है। और जब स्वर लगा है ना, तो ये देखिए मिदम हो गया है, क्योंकि ई स्वर है और ई जब माँ के ऊपर आ गई है तो पूरा हो गया है। अब बना है आपका चौथा शब्द इदम। हम यहाँ पर ही इसको छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, इदम, ठीक है। ये आपके 4 शब्द हैं, पंचभिः भागैः विभक्तम इदम। क्लियर? इन चारों शब्दों से एक शब्द बनाया गया है, वो क्या है? पंचभिः भागैः विभक्तम इदम। 5 भागों में विभक्त यह है। पंचभिः माने 5, भागैः माने भाग में या हिस्से में, 5 हिस्सों में या 5 भागों में, विभक्तम माने बांटा गया है, इदम माने यह है। क्या 5 भागों में बांटा गया है? पंचतंत्र। पंचतंत्र 5 भागों में बांटा गया है या बटा हुआ है, दोनों अभिप्राय ले सकते हैं आप। पंचतंत्र 5 भागों में बटा हुआ है या 5 भागों में बांटा गया है। पंचभिः भागैः विभक्तम इदम, यह पंचतंत्र 5 भागों में बटा हुआ है। अन्वर्थतः पंचतंत्रम, सिद्धांत या 5 प्रणाली है, ठीक। अन्वय के अर्थ से इसके 5 तंत्र यानी कि प्रणाली, अथवा तत्र मित्र भेदः मित्र संप्राप्ति का कोतकेयम लब्ध प्रणाशः परीक्षित कारकम चेति 5 भागाः सन्ति। तत्र अर्थात वहाँ पर कहाँ पर? पंचतंत्र में। उस पंचतंत्र में मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतकेयम लब्ध प्रणाशः अपरीक्षित कारकम चेति 5 भागाः सन्ति।
वहाँ पर मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोत्कीयम, लब्ध, प्रणाशः, परीक्षित, कारक नाम के ये 5 भाग हैं। अब मित्रों हम देख लेते हैं कि पांचों भागों में क्या क्या वर्णन है, थोड़ा सा हम उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला है आपका मित्रभेद। मित्रभेद का अर्थ होता है अब मित्र से भेद हो जाना, अर्थात मित्र से शत्रुता हो जाना। मित्र से क्या हो जाना? शत्रुता। भेद होना है यानी कि शत्रुता होना, यानी आप अपने मित्र से ही बैर कर लो। ये हो गया आपका मित्र भेद। दूसरा है मित्र संप्राप्ति, मित्र की प्राप्ति हो जाना। इसका अर्थ है मित्र की प्राप्ति होना। मित्र की प्राप्ति अर्थात दोस्त बनना। आप कहीं भी बस में, ट्रेन में, सफ़र में जाते हैं या किसी अपनी रिलेशनशिप में जाते हैं, वहाँ पर कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, आपके समान विचारों वाला होता है, तो आपकी उससे मित्रता हो जाती है। तो वह जो आपको मित्र की प्राप्ति होती है वही कहलाती है मित्र संप्राप्ति। अब तीसरा है आपका काकोत्कीयम। फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके बुक में ये काकोत्कीयम शब्द ही मिसप्रिंट लिखा हुआ है। आप ब्लैक पेन उठाइए और जहाँ पे ता बना हुआ है ता को ला कर लीजिए, यानी बड़े उ की मात्रा लगी रहने दीजिएगा। शब्द बनेगा आपका काकोलुकीयम। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, का को लू की यम, ये शब्द है। काकोत्कीयम शब्द को तोड़ेंगे ना तो 2 शब्द निकलेंगे। पहला निकलेगा काक और दूसरा निकलेगा उलूक। इस कहानी में कौवे और उल्लू की मित्रता हो जाती है। कौवा बहुत अधिक चतुर बुद्धि का होता है, वो उल्लू से दोस्ती तो रखता है लेकिन उसके साथ में छल करते हुए उसके घोंसले में आग लगवा देता है। तो ये है कौवे और उल्लू की कहानी। अब आपका आएगा जो चौथा है लब्ध प्रणाशः। लब्ध प्रणाशः के अंतर्गत जो आपकी कहानी है वो बंदर और मगरमच्छ की कहानी है, अगर आपने बचपन में सुनी होगी। लब्ध प्रणाशः कहता है लब्ध माने प्राप्त हुए, प्रणाशः माने प्राणों का जो संकट है। अगर यदि प्राणों पर कोई संकट प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? लब्ध प्रणाशः। यहाँ मगरमच्छ बंदर को अपने घर ले जाता है, क्योंकि बंदर क्या करता है? जामुन खाया रहता है। तो जब वो जामुन अपने मित्र मगरमच्छ को देता है, वो अपने घर ले जाता है, अपनी पत्नी को खिलाता है, तो पत्नी कहती है कि यदि ये जामुन इतने मीठे हैं तो इन जामुन को खाने वाला जो बंदर है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तो वो कहता है जाओ तुम अपने मित्र को आज घर लेके आना। मगरमच्छ जाता है बंदर को अपने घर लेकर के लाने के लिए, कहता है कि आप मेरे घर चलिए। तो अचानक से बंदर के दिमाग में आता है कि कहीं कोई अनिष्ट होने वाला है। तो वो पूछता है कि मित्र आज तुम मुझे अपने घर क्यों ले जा रहे हो? तो वो कहता है कि मित्र तुम्हें मेरी पत्नी ने बुलाया है। तुरंत उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज जाती है कि लगता है खतरा है। तो वो पूछता है कि भाई वास्तविक स्थिति क्या है? तो जब उसे पता चलता है कि अब उसके प्राणों पर संकट आने वाला है, वह तुरंत मगरमच्छ की पीठ से कूदकर किनारे के वृक्ष पर चढ़ जाता है और कहता है मित्र आज से तुम्हारी और मेरी मित्रता खत्म होती है। और अगला है अपरीक्षित कार्यक्रम। अपरीक्षित माने जिसकी परीक्षा ना की गई हो, जिसका क्या किया गया हो? जिसका कोई परीक्षण ना किया गया हो, बिना सोचे समझे कोई कार्य किया गया हो। बिना सोचे समझे जो कार्य किए जाते हैं, ऐसी कहानियों में अगर आपने सुनी होगी कि नेवले की कहानी, एक जो स्त्री होती है वो नेवले को पाल लेती है और वो नेवला उसके घर की रखवाली करता है। एक दिन वो घड़े से पानी भरने के लिए जाती है और नेवले को अपने बच्चे की रखवाली के लिए छोड़ के जाती है। उसी समय घर में एक सर्प प्रवेश कर जाता है, तो वो सर्प जो होता है उसके बच्चे की तरफ बढ़ रहा होता है। नेवला तुरंत जाकर के उस सर्प को काट डालता है और उसके मुंह में खून लग जाता है और दरवाजे पर बैठ जाता है अपने साहस को, अपने पराक्रम को दिखाने के लिए उस गृहिणी को। लेकिन वो गृहिणी जब घड़ा भर के लेकर के आती है तो वो जैसे ही नेवले के मुख पे खून लगा हुआ देखती है, सोचती है इसने मेरे पुत्र की हत्या कर दी है और वो घड़ा उसी नेवले के ऊपर
पटक देती है। नेवला दब के मर जाता है और उसके बाद में जैसे वो घर में प्रवेश करती है, अपने पुत्र को सकुशल देखकर उसे अपने किए पर पछतावा होता है। ऐसे ही एक कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो ये सारी कहावतें और कहानियां जो है ना, ये हमारे यहाँ प्राचीन काल से चलती चली आ रही हैं और पंचतंत्र को हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन हमें उसका आभास नहीं है। अग्रे गच्छामः। अन्तिमस्य भागस्यैव कथा विशेषः पाठे अस्मिन् संपादे प्रस्तुतो वर्तते। अंतिम अस्य माने इस पंचतंत्र के अंतिम भाग में ही, इस पंचतंत्र के अंतिम भाग में ही कथा विशेष के रूप में पाठे अस्मिन् इस पाठ में संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते, संपाद्य के रूप में यानी संपादित, इस कथा को संपादित करके प्रस्तुत किया गया है। किस कथा को? लोभाविष्टः चक्रधरः। ये जो लोभी चक्रधर की कहानी है, इसको संपादित करके संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते, संपादित करके प्रस्तुत किया गया है। अत्र लोभादिकस्य दुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुतः। अत्र माने यहाँ पर लोभादिकस्य, लोभ की अधिकता के कारण जो दुष्परिणाम होते हैं, यानी ज्यादा लोभ करने से क्या होता है, दुष्परिणाम होते हैं, उसके बहुत से भयंकर परिणाम होते हैं। कथा व्याजेन प्रस्तुता अर्थात इस कथा के द्वारा या इस कथा के व्याज से प्रस्तुत की जा रही है। अधोपंक्ति पश्यतु, नीचे की लाइन देखते हैं। कस्मिंचित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्रा मित्रतां गता वसन्ति। इसमें कस्मिंचित् अधिष्ठाने, अधिष्ठान कहते हैं नगरी को अथवा नगर को, नगर या नगरी आप कुछ भी कह सकते हैं। कस्मिंचित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्रा, 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रतां गताः वसन्ति, इस मित्रता पूर्वक रहते थे। एक नगरी में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता पूर्वक रहते थे। जैसे किसी संयुक्त परिवार में 4 या 5 पुत्र हों, 6 पुत्र हों अथवा अधिक पुत्र हों, या जहाँ संयुक्त परिवार रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, सब एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहते हैं। सद्भाव से हर किसी के मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं, सबकी खुशी में साथ खड़े होते हैं। तो ये क्या होता है, ये मित्रता पूर्वक व्यवहार होता है, यानी एक दूसरे से मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। कस्मिंचित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा मित्रतां गता वसन्ति। इसमें किसी अधिष्ठान में, किसी नगरी में चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा, 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रतां गता वसन्ति, इस मित्रता पूर्वक निवास करते थे या रहते थे। ते दारिद्र्योपथा मंत्रम चक्रुः। ते माने वे कौन? वे चत्वारों ब्राह्मण पुत्र, 4 ब्राह्मण पुत्र, यानी उन 4 ब्राह्मण पुत्रों ने दारिद्र्योपथा, दारिद्र्य कहते हैं गरीबी को, किसे कहते हैं? गरीबी को अथवा दरिद्रता को। ठीक है। ते माने वे लोग कौन? ब्राह्मण पुत्रों, वे ब्राह्मण पुत्र दरिद्रता से, गरीबी से, उपहता माने ऊब कर, दरिद्रता से ऊब कर, मंत्रम चक्रु माने एक पंक्ति बोले या एक बात कही। क्या? अहोधिक इयम दरिद्रता। यहाँ पे 2 शब्द हैं आपके, दिगियम लिखा हुआ है, तो दिगियम को जब हम तोड़ेंगे, यहाँ पर संधि है, यहाँ पर जस्त नाम की संधि है, तो धिक प्लस आपका बनता है इयम। ठीक है। जस्त संधि में क्या होता है, पहले वर्ण का तीसरा हो जाता है, तो का तीसरा वर्ण क्या था? गा। तो धिक इयम अर्थात धिक्कार है। किसको? दरिद्रता। इस दरिद्रता को धिक्कार है, इस गरीबी को धिक्कार है। उन 4 पुत्रों ने क्या बोला? इस गरीबी को धिक्कार है, इस दरिद्रता को धिक्कार है। उक्तंच और कहा, और क्या कहा? एक श्लोक उन्होंने वाचन किया है। ये श्लोक आपका कहाँ से लिया गया है? चाणक्य नीति से।
ठीक है। आइए अब इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृत्तम तृणानि शय्या परिधान वल्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। धनहीन जीवन जीने से अधिक श्रेष्ठ है कि व्यक्ति किसी भी वन में रहे और वहां पर तृणाद की शैया पर सोए। श्लोकम पश्यतु। वरम, वरम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वरम का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या अच्छा। श्रेष्ठ या अच्छा। पहले शब्द को हमने देख लिया, अब इसी से सारे अर्थ निकलेंगे। वरम क्या श्रेष्ठ है? वनम, वन यानी कि जंगल। वह वन श्रेष्ठ है अथवा जंगल श्रेष्ठ है। जो वन कैसा है? व्याघ्र गजादि सेवितम। व्याघ्र माने बाघ, बाघ, गज माने हाथी और सेवित माने युक्त। जो वन बाघ और हाथियों से युक्त है, ऐसे वन में रहना श्रेष्ठ है। और कैसे वन में रहना श्रेष्ठ है? आगे कहा है इन्होंने जनेन हीनम। जनेन माने जो क्या हो? लोगों से। हीनम माने रहित हो। जो क्या हो? लोगों से रहित हो, अर्थात जहाँ लोग ना रहते हों। बहुकंटक आवृत्तम। बहुकंटक आवृत्तम अर्थात बहुत अधिक। कंटक का अर्थ होता है कांटा। क्या होता है? कांटा। कंटकानी होगा तो बहुवचन हो जाएगा। तो बहुकंटक आवृत्तम, जो बहुत कांटों से युक्त हो, अर्थात वहां पर अनेक कांटे हों। उस वन में रहना श्रेष्ठ है जहां लोग नहीं रहते हों लेकिन कांटों से घिरा हुआ हो, व्याघ्र गज आदि से युक्त हो। और उस वन में क्या करना श्रेष्ठ है? तृणानि शय्या। तृणों की शैया। तृण माने होता है तिनका अथवा घास। तिनका या घास। तिनकों की शैया पर सोना श्रेष्ठ है, यानी घास फूस बिछाकर उस वन में सो जाना श्रेष्ठ है। और परिधान वल्कलम। परिधान माने वस्त्र। परिधान माने क्या होता है? वस्त्र। वल्कलम वल्कल के रूप में। वैसे तो वल्कल का अभिप्राय बहुत छोटे कपड़ों से होता है, अंग वस्त्र जिसे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि यदि परिधान धारण करना हो तो वस्त्र के रूप में आप किसे? वल्कल, वृक्षों की छाल को, वृक्षों की छाल को पहन सकते हैं। वस्त्र के रूप में आप किसे पहन सकते हैं? वस्त्रों की छाल को पहन सकते हैं। यानी कि वन में, उस वन में रहना श्रेष्ठ है जो कांटों से घिरा हो, जहाँ पर बाघ रहते हों, गज रहते हों लेकिन लोग ना रहते हों। वहाँ तृणों की शैया पर सोना श्रेष्ठ है। वल्कल वस्त्र पहनना श्रेष्ठ है। लेकिन क्या श्रेष्ठ नहीं है? इन्होंने कहा ना, ना माने। और वरम का अर्थ ऊपर से ले लेंगे। ना वरम, लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। क्या? बंधु मध्य, भाई बंधुओं के बीच में धनहीन जीवितम। बिना धन के जीवन जीना श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात ना वरम बंधु मध्य धनहीन जीवितम। अपने भाई बंधुओं के बीच में धनहीन जीवन जीना श्रेष्ठ नहीं है। एक बार हम पुनः इस श्लोक का भावार्थ देख लेंगे। तो आइए। व्याघ्र गजादि से युक्त वन में रहना श्रेष्ठ है। लोगों से रहित वन में रहना श्रेष्ठ है। बहुत से कंटक यानी कांटों वाले वन में रहना श्रेष्ठ है। तृणानि शय्या, और तिनकों की शैया पर सोना श्रेष्ठ है। परिधान वल्कलम, और परिधान वस्त्र के रूप में वल्कल वृक्षों की छाल को पहनना श्रेष्ठ है। लेकिन ना बंधुर मध्य, ना वरम बंधु मध्य धनहीन जीवितम। लेकिन भाई बंधुओं के बीच में बिना धन के जीवन जीना श्रेष्ठ नहीं है। मित्रों, ये तो था आपका लोहा विष्टा चक्रधरा का पहला भाग। इस चैप्टर की, इस पार्ट की आपको और भी वीडियोस आगे मिलेंगी, इसलिए
बहुत ध्यानपूर्वक इस कहानी को भी सुनिएगा। कहानी का अगला भाग हम लेकर आएंगे आपके लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, पुनर्मिलामः।